यहाँ पे हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर का दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड केमिओस्मोसिस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन की। पहले फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन का सिंपल सा मतलब होता है लाइट एनर्जी की मदद से एटीपी का सिंथेसिस। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी सिंथेसिस, और जब लाइट एनर्जी की मदद से एटीपी का सिंथेसिस होगा उसी को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन टोटल दो टाइप्स के होते हैं, एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। साइक्लिक जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट एक साइक्लिक मैनर में होता है। नॉन साइक्लिक के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट होता है, लेकिन नॉन साइक्लिक मैनर में जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो एक फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को फाइनली डोनेट कर दिया जाता है, वो घूमकर वापस फोटो सिस्टम रिएक्शन सेंटर के पास में नहीं आता। चाहे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो चाहे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो, फॉस्फोराइलेशन हमेशा फोटो सिस्टम की मदद से होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हमेशा फोटो सिस्टम 1 की मदद से होता है। जब भी फोटो सिस्टम 1 अकेला काम करता है तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखने को मिलता है। नॉन साइक्लिक की बात करें तो यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 भी काम करना चाहिए और फोटो सिस्टम 2 भी काम करना चाहिए। जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता है। इनमें से हम पहले बात करने वाले हैं नॉन साइक्लिक की, क्योंकि साइक्लिक वाला बहुत इजी होता है। अगर हमें एक बार नॉन साइक्लिक समझ में आ जाएगा तो साइक्लिक समझना कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं रह जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर में यहाँ पर हमारे पास में रिएक्शन सेंटर P680 है। इस रिएक्शन सेंटर का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो हमारे पास में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर इसका प्राइमरी एक्सेप्टर है। प्राइमरी एक्सेप्टर जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन ये रिएक्शन सेंटर इसको डोनेट करेगा जब वो हाई एनर्जी शेल में मूव करेगा। यहाँ पे इसी तरह से हमारे पास में रिएक्शन सेंटर P700 होगा, उसका अपना लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा, उसका अपना प्राइमरी एक्सेप्टर होगा, उसका अपना प्राइमरी एक्सेप्टर होगा। अब यहाँ पर लाइट आकर के फॉल करती है, यहाँ पर भी लाइट आकर के फॉल करती है, ये दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। इनके एक्टिवेट होने पर जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, आपको मालूम होगा रिएक्शन सेंटर जो P680 है वो एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। जब वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उसका जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, उसके पास में जो सबसे बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन है वो फर्दर दूर वाले शेल में मूव कर जाता है। कोई भी एटम जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हायर शेल्स के अंदर में मूव कर जाता है। वो जो हायर शेल में इलेक्ट्रॉन मूव किया था उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है प्राइमरी एक्सेप्टर, जो कि प्राइमरी एक्सेप्टर फोटो सिस्टम 2 का ही पार्ट होता है। तो ये पूरा सिस्टम जो यहाँ से यहाँ तक हमने बनाया है ये एक फोटो सिस्टम 2 हो गया। यहाँ पर ये पूरा का पूरा फोटो सिस्टम 1 है। उसी तरह से लाइट एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ मूव कर गया, एक्सेप्टर के पास। ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर है ये इसको डोनेट कर देता है एक सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स के पास में, जिनका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये एक सीरीज या फिर सीक्वेंस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स की, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और आगे की तरफ पास ऑन कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इनके थ्रू होता हुआ इस ईटीसी या फिर इस पूरी सीरीज के थ्रू होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर यानी P700 के पास। ये जो P700 है इसके ऊपर भी लाइट फॉल करेगी। ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, अपने प्राइमरी एक्सेप्टर को।
जब ये अपने प्राइमरी एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन देता है तो उस टाइम पर ये इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर से होता हुआ मूव करता है फेरोडॉक्सिन को, और फेरोडॉक्सिन से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है फाइनली एक फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसका नाम है NADP पॉजिटिव। NADP पॉजिटिव यहाँ पर से 2 इलेक्ट्रॉन उठाता है और इलेक्ट्रॉन के साथ में 2 प्रोटॉन उठाता है और कन्वर्ट हो जाता है NADPH2 में। सो जो NADP पॉजिटिव है ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और वो किसमें कन्वर्ट हो गया NADPH2 में। जब इलेक्ट्रॉन फाइनली जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया था, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन गया था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, वो फाइनली किसको प्रोवाइड कर दिए गए NADP पॉजिटिव। मतलब ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया। अच्छा, यहाँ पर से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ जा रहा है तो इस पूरे सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब इसमें डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए फोटो सिस्टम 2 के साथ में एक कॉम्प्लेक्स जुड़ा हुआ रहता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, जब इसके ऊपर में लाइट पड़ती है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने पर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है। ये वाटर को मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करने लगता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये P680 रिएक्शन सेंटर को प्रोवाइड कर दिया जाता है। जो प्रोटॉन है वो आगे चलकर केमिओस्मोसिस नाम के प्रोसेस में काम करने वाला है, जबकि ये जो ऑक्सीजन है इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस में जो बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑक्सीजन निकलती है वो यही ऑक्सीजन होती है, जो कि वाटर से आ रही है, वो यहाँ पे आप देख भी सकते हो। इस प्रोसेस को बुलाया जाता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर को तोड़ना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को वाटर तोड़ने के लिए कुछ आयंस की ज़रूरत होती है, जैसे मैंगनीज आयन, क्लोराइड आयन और कैल्शियम आयंस। ये कुछ इंपॉर्टेंट आयंस हैं जिनकी मदद से वो वाटर को स्प्लिट कर रहा होता है। ये जो वाटर स्प्लिट हुआ है इसने ऑक्सीजन किसको डोनेट कर दिया? इस पूरी सीक्वेंस को, ये जो स्कीम चल रही है फोटोफॉस्फोराइलेशन वाली, इसको डोनेट कर दिया। इसका मतलब जो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन डोनर है वो कौन है यहाँ पर? वाटर। सो अगर हम अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन डोनर की बात करें तो दैट इज वाटर, और अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात करें फाइनल, तो NADP पॉजिटिव। तो ये कभी कभी हमें याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहां से बनते हैं। अब यहां पर ATP कहाँ सिंथेसाइज होता है? ATP सिंथेसिस होता है ETC के थ्रू। जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ETC के थ्रू होता है तो इस टाइम पर एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को ट्रैप कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। सो यहाँ पर देखना, ATP का सिंथेसिस हो रहा है, NADPH2 का सिंथेसिस हो रहा है और ऑक्सीजन भी का सिंथेसिस हो रहा है। तो टोटल 3 प्रोडक्ट्स हम मानते हैं जो कि लाइट रिएक्शन के मेन प्रोडक्ट्स हैं, जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब ये जो इस अरेंजमेंट है, ये जो हमने पूरी सीक्वेंस बनाई है, ये किस ऑर्डर में हमने बनाई है? हमने यहाँ पर जो ऑर्डर फॉलो किया है इस शेप को अटेन करने के लिए, कौन सा ऑर्डर हमने फॉलो किया है? तो आपको याद रखना है रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। एक स्केल होता है जिसका नाम है रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल हमें यह बताता है कि किसी भी ट्रांसपोर्टर के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने और उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने के रिलेटिव टेंडेंसी कितनी है। यहाँ पर अगर रेडॉक्स पोटेंशियल की बात करें तो रेडॉक्स पोटेंशियल ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है और नीचे की तरफ रेडॉक्स पोटेंशियल कम होता जाता है। मतलब अगर हम यहाँ पर रिएक्शन सेंटर P680 मॉलिक्यूल की बात करें तो उससे ज़्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल इस वाले का है। ठीक है, अब रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे जब हमने इन चीज़ों को अरेंज किया तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक Z शेप मिलता हुआ दिखाई देगा
इसीलिए इस पूरी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को एक और नाम दिया जाता है जेड स्कीम। तो इसका पूरा नाम होता है जेड स्कीम। अच्छा, किसी भी पोटेंशियल स्केल की अगर हम बात करें, मान लो हमारे पास में ये एक पोटेंशियल स्केल है ना, एक जर्नल पोटेंशियल स्केल। तो याद रखना, किसी भी पोटेंशियल स्केल के हाई वैल्यू से लो वैल्यू आने पर, जब भी हम हाई वैल्यू से लो वैल्यू आते हैं तो इस मूवमेंट को बोला जाता है डाउन हिल मूवमेंट। और डाउन हिल मूवमेंट के दौरान एनर्जी हमेशा निकलती है, रिलीज होती है। वहीं पे अगर हम अगेंस्ट द ग्रेडियंट की बात करें, अगेंस्ट द ग्रेडियंट उसको बोलते हैं अप हिल, और अप हिल में एनर्जी हमेशा यूज होती है ना। तो दो तरह के ग्रेडियंट के अगेंस्ट या फिर अलोंग मूव किया जा सकता है। अलोंग द ग्रेडियंट जिसको डाउन हिल बोला जाता है, एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। अगेंस्ट द ग्रेडियंट अप हिल बोला जाता है, एनर्जी यहाँ पे यूज होती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस जेड स्कीम में समझें, रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के ऊपर, तो पहले यहाँ पर अप हिल मूवमेंट हो रहा है अगेंस्ट द ग्रेडियंट, नीचे से ऊपर की तरफ अप हिल मूवमेंट। अप हिल मूवमेंट एनर्जी की मदद से होता है, लाइट एनर्जी की मदद से होता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है एक कैरियर से दूसरे कैरियर में, ये मूवमेंट होता है डाउन हिल। अच्छा, डाउन हिल मूवमेंट के अंदर हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को हम एटीपी की फॉर्म में ट्रैप कर रहे हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि जो एटीपी का सिंथेसिस है वो डाउन हिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है तो उसमें जितनी भी एनर्जी निकलती है उसको हम एटीपी की फॉर्म में ट्रैप करते हैं। फिर अगर यहाँ पर देखें तो दोबारा से अपहिल मूवमेंट होता है। तो पहले अपहिल, फिर डाउनहिल, फिर अपहिल मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा होता है। और यही डाउनहिल मूवमेंट जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, वो रिस्पॉन्सिबल है एटीपी सिंथेसिस करने के लिए। तो ये बात हो गई नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बार जाता है तो फाइनल एक्सेप्टर के पास में डोनेट कर दिया जाता है। अगर हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो अब यहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को समझना काफ़ी इजी हो जाएगा। वापस से ये रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल है, ये रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल है। यहाँ पे अब की बार एक ही रिएक्शन सेंटर की हम बात करने वाले हैं, P700 रिएक्शन सेंटर। इसका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसका प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। जैसे ही लाइट यहाँ पे फॉल करती है, इसका इलेक्ट्रॉन मूव करता है हायर शेल में, और हायर शेल से इसको डायरेक्टली कौन एक्सेप्ट कर लेता है? प्राइमरी एक्सेप्टर। मतलब कि ये हो गया अपहिल मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स का अपहिल मूवमेंट। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। जैसा हमने यहाँ पर देखा था कि भाई इलेक्ट्रॉन पहले किसको दिया जाता है? फेरोडॉक्सिन को, और फेरोडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डोनेट कर देता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन घुमाकर इसको वापस से P700 रिएक्शन सेंटर के पास ले आती है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ था वो वापस से घूम के रिएक्शन सेंटर के पास ही आ रहा है। जब इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एक्सेप्टर के पास जा ही नहीं रहा, घूम के वापस ही आ जा रहा है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में यहाँ पर कोई भी फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है। कोई भी फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ होता ही नहीं है। अगर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी कि NADP पॉजिटिव यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं होने वाला। दूसरी चीज़, जब फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है तो H2O मॉलिक्यूल जो कि डोनर था इलेक्ट्रॉन का, उसकी भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सेम इलेक्ट्रॉन बार बार घूमेगा। तो नए इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन डोनर से आने वाले थे उनकी भी ज़रूरत यहाँ पे हमें नहीं पड़ने वाली। इसका मतलब फोटोलिसिस ऑफ वाटर यहाँ पर नहीं होगा। फोटोलिसिस ऑफ वाटर यहाँ पर वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए फोटोसिस्टम 2 की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स
फोटो सिस्टम 2 के साथ एसोसिएटेड है, फोटो सिस्टम 1 के साथ एसोसिएटेड वो नहीं रहता है। मतलब फोटोलिसिस ऑफ वाटर यहाँ पर नहीं होने वाला। जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा तो ऑक्सीजन इवोल्यूशन भी यहाँ पर नहीं होता, तो यहाँ पर ऑक्सीजन इवोल्यूशन भी नहीं होगा, NADPH2 फॉर्मेशन भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल की बात करें तो रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे ये अपहिल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है, और यहाँ पे अगर हम ETC के थ्रू देखें तो यहाँ पे डाउनहिल मूवमेंट हो रहा है। मैंने हमेशा बताया है कभी भी अपहिल मूवमेंट होता है तो वहाँ पे एनर्जी लगती है, जिसकी किस फॉर्म में एनर्जी लगेगी, सनलाइट की फॉर्म में। और जब भी डाउनहिल मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का किसी ग्रेडियंट के अगेंस्ट तो वहाँ पे एनर्जी निकलती है, तो डाउनहिल मूवमेंट में एनर्जी रिलीज होगी। इस डाउनहिल मूवमेंट की एनर्जी को हम ट्रैप करके ADP से ATP का सिंथेसिस करेंगे। तो इसका मतलब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर में ओनली ATP सिंथेसाइज्ड, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ATP का सिंथेसिस होता है, ना यहाँ पे NADPH2 बनेगा और ना ही यहाँ पर ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होने वाला है। अब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमने ये तो समझ लिया कि जब भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट डाउनहिल फॉर्म में रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के अलोंग मूव करता है ETC के थ्रू, तो वहाँ पर ATP का सिंथेसिस होता है। पर ATP का सिंथेसिस किस फॉर्म में होता है, किस तरह से होता है, जो मैकेनिज्म ATP के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको पहली बार एक्सप्लेन किया था एक साइंटिस्ट पीटर मिशेल। उन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू होता है तो वहाँ पर एक हाइपोथेसिस चलती है, केमी-ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस। तो इन्होंने यहाँ पे एक हाइपोथेसिस प्रोड्यूस की, एक हाइपोथेसिस प्रोवाइड की, जिसको बोलते हैं आज के टाइम पे केमी-ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस। उस हाइपोथेसिस की मदद से इन्होंने इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को कनेक्ट किया ATP सिंथेसिस से, कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो हो रहा है उससे हम ATP कैसे बनाने वाले हैं उसको कनेक्ट किया। पीटर मिशेल ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। भाई एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस इलेक्ट्रिक एनर्जी की मदद से हम एक ग्रेडियंट का फॉर्मेशन करते हैं। एक ग्रेडियंट, वो भी कैसा ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब ये ग्रेडियंट क्या होता है बेटा, ग्रेडियंट मतलब कि कंसंट्रेशन डिफरेंस। कहीं पर भी अगर आपको किसी मॉलिक्यूल या आयन का कंसंट्रेशन डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, कंसंट्रेशन डिफरेंस का मतलब होता है कि अगर हम दो साइड ले लें, A साइड और B साइड, यहाँ पर एक साइड मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, और दूसरी तरफ मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम है, और बीच में एक सेपरेशन है। तो ये जो पूरा सिस्टम बनता है इसी को बोलते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में हमेशा एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में रहती है। ग्रेडियंट इज इक्वल टू स्टोर्ड एनर्जी। ग्रेडियंट के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है। इसको समझने का एक और तरीका है, बांध का पानी जो डैम होता है, मान लो ये हमारे पास में एक डैम है, इधर भरा हुआ है वाटर, है ना, इधर भरा हुआ है वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर का लेवल कम है। क्योंकि एक तरफ वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा है, एक तरफ कम है, और बीच में एक सेपरेशन है, तो क्या ये ग्रेडियंट कहलाएगा? बिल्कुल। तो ये भी हमारे पास में ग्रेडियंट होता है। अच्छा, याद रखना कि ग्रेडियंट में एक डायरेक्शन होती है। ग्रेडियंट की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है? हायर साइड टू लोअर साइड। मतलब अगर हम इस डैम की बात कर रहे हैं तो ग्रेडियंट किस तरफ है? इस साइड से इस साइड। अगर हम इस वाले की बात करें तो ग्रेडियंट किस तरफ है? A से B की तरफ। ग्रेडियंट बनाने के लिए हमें मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव कराना पड़ेगा। अगर हमें मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट द ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो हमें यहाँ पे एनर्जी
लगानी पड़ेगी, एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। वहीं पे अगर हम ग्रेडियंट के अलोंग मतलब हायर साइड टू लोअर साइड मूव करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी का रिलीज होगा। इस चीज़ को हम अपने डैम कंसेप्ट में भी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी डैम के गेट खोले जाते हैं, हम इसको मिटा देते हैं, जब भी डैम के गेट खोले जाते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पे प्रोपेलर्स लगे होते हैं, यहाँ पे प्रोपेलर्स लगे होते हैं जो डैम के जो वाटर के फ्लो की एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में वो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि ग्रेडियंट के अलोंग मूवमेंट हो रहा है तो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। इसी ग्रेडियंट कॉन्सेप्ट को यूज किया था पीटर मिशेल ने टू एक्सप्लेन एटीपी सिंथेसिस बाय प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब इन्होंने क्या बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू होता है तो उस दौरान जो हमारे पास में थैलेकॉइड्स होते हैं, चाहे वो ग्रेना थैलेकॉइड्स की बात करें या फिर स्ट्रोमा थैलेकॉइड्स की बात करें, है ना, स्ट्रोमा लैमिली की बात करें, जो भी थैलेकॉइड है इनको हम बड़ा करके अगर देखें तो जो भी हमारे पास थैलेकॉइड है उसके अंदर में खाली जगह को बोलते हैं ल्यूमन। उसके ल्यूमन में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो बाहर साइड एरिया प्रेजेंट है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। वहाँ पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन रिलेटिवली कम है। अंदर कंसंट्रेशन प्रोटॉन की ज़्यादा है, बाहर कम है, तो ग्रेडियंट कैसे बनेगा? अंदर से बाहर की तरफ। जब ये ग्रेडियंट हम बना लेंगे एक बार और इस ग्रेडियंट को तोड़ेंगे, यहाँ से वाटर को ओपन किया, तोड़ा ग्रेडियंट को तोड़ना मतलब अलोंग द ग्रेडियंट मूव कराएंगे तो बहुत सारी एनर्जी निकलेगी और उसी एनर्जी से हम एटीपी सिंथेसाइज करेंगे। इस पूरे कंसेप्ट को बोलते हैं केमी-ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस। अब इस केमी-ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस के दो पार्ट हैं। पहले हमें ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा, जो कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से। फिर उसके बाद में हमें ग्रेडियंट को तोड़ना पड़ेगा। ग्रेडियंट तोड़ने पे एनर्जी हमें मिलने वाली है। तो ग्रेडियंट बनता कैसे है और ग्रेडियंट ब्रेक कैसे होता है, उसके लिए हमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो समझना है। बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम किसको बोल रहे हैं। जो ईटीसी बोल रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोल रहे हैं वो कहाँ किसको जाता है? चेन का मतलब होता है एक सीरीज या फिर अरेंजमेंट, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉम्प्लेक्स, दूसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉम्प्लेक्स, तीसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉम्प्लेक्स, चौथा इलेक्ट्रॉन, इस तरह से एक लाइन में कई सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड रहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में मूव करता है, दूसरे से तीसरे में मूव करता है, इस तरह से मूव करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके दूसरे को पास ऑन करते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स की जो चेन होती है इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जैसा हमने यहाँ पे बताया कि कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस के दौरान जो क्लोरोप्लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन से कॉम्प्लेक्स आते हैं, कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में जो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस हैं ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहते हैं। जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है उसके अंदर एम्बेडेड रहते हैं, मतलब उसके अंदर में घुसे हुए रहते हैं। अगर हम एक थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन यहाँ पर बना लें और उसमें कितने कॉम्प्लेक्स है वो फिर हमें यहाँ से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसके अंदर पहले हमारे पास यहाँ फोटो सिस्टम 2 है, यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 है, बीच में एक और कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर टोटल 2 कैरियर्स होते हैं, मतलब 2 साइटोक्रोम कैरियर्स होते हैं, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम F, और बीच में एक और कैरियर होता है आयरन सल्फर सेंटर या फिर फेरस सल्फर सेंटर। फोटो सिस्टम 2 के पास इसका रिएक्शन सेंटर 680 होता है
और फोटो सिस्टम 1 के पास इसका रिएक्शन सेंटर P700 होता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स हैं जो हमें यहाँ पर याद रखने हैं, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने में हेल्प करेंगे। ये थैलेकॉइड का ल्यूमन है, मतलब अंदर वाला स्पेस है। ये थैलेकॉइड की बाई लेयर है, मतलब जो लिपिड की बाई लेयर होती है थैलेकॉइड में, वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट है ना। और ऊपर साइड पे प्रेजेंट है स्ट्रोमा, जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कब होगा? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जब फोटो सिस्टम 2 के ऊपर लाइट आएगी। फोटो सिस्टम 2 के ऊपर लाइट आकर के गिरती है, तो इसका जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है वो किसको डोनेट कर दिया जाता है? वो उसका आउटर शेल इलेक्ट्रॉन एक प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जिसका नाम है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन की प्रॉपर्टी है कि फियोफाइटिन स्ट्रोमा साइड की तरफ लोकेटेड रहता है। ये मान लो स्ट्रोमा साइड है, तो स्ट्रोमा की तरफ कौन लोकेटेड है? फियोफाइटिन। देखो यहाँ पे क्लोजली लोकेटेड है, लेकिन मेम्ब्रेन के अंदर ही ये प्रेजेंट होता है। फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा प्लास्टोक्विनोन। जो प्लास्टोक्विनोन है, दिस इज अ मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर। ये जो प्लास्टोक्विनोन है, दिस इज अ मोबाइल हाइड्रोजन एटम कैरियर। मोबाइल का मतलब है ये मूव कर सकता है, मेम्ब्रेन के अंदर ही मूव कर सकता है। हाइड्रोजन कैरियर का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन के साथ में प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और दोनों को मिला के बना देता है हाइड्रोजन एटम। और ये हाइड्रोजन एटम को कैरी कर सकता है, ना तो इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकता है ना प्रोटॉन को कैरी कर सकता है। जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठाता है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको प्रोटॉन चाहिए होते हैं। अब जो प्लास्टोक्विनोन है, इसकी भी लोकेशन किस तरफ है? स्ट्रोमा की तरफ लोकेशन है, क्योंकि इसकी लोकेशन भी स्ट्रोमा साइड पे है। तो 2 प्रोटॉन ये यहाँ से उठा लेगा। जब ये 2 प्रोटॉन यहाँ से उठा लेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? प्लास्टोक्विनोल में, मतलब रिड्यूस हो जाएगा। ये प्लास्टोक्विनोन था PQ, जो कि हमारा क्या था? प्लास्टोक्विनोन, एक कीटोन। जब इसको हाइड्रोजन डोनेट कर दिया जाता है, 2 हाइड्रोजन मिल जाते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है प्लास्टोक्विनोल में, यानी कि अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है। अब ये रिड्यूस होने के बाद में इलेक्ट्रॉन को उठाकर ले जाता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स तक। यहाँ पर ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देता है? साइटोक्रोम B को। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसके पास में क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन। और हमने बताया था कि प्लास्टोक्विनोन ना तो अकेले इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकता है और ना ही अकेले प्रोटॉन को कैरी कर सकता है। ये दोनों से मिलने वाला, जो मिलकर बनने वाला हाइड्रोजन एटम है, उसको कैरी करता है। जब इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो इसको प्रोटॉन भी छोड़ना पड़ेगा, और ये प्रोटॉन किस तरफ छोड़ देता है? अंदर की तरफ, यानी कि जो प्रोटॉन ये लेकर के आया था वो अंदर की तरफ रिलीज कर देता है और वापस से कन्वर्ट हो जाता है प्लास्टोक्विनोन में, ऑक्सीडाइज हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है वो इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर सेंटर से होता हुआ साइटोक्रोम F तक पहुंच जाता है। वापस से इलेक्ट्रॉन इस वाले कॉम्प्लेक्स से मूव कराना है हमें, और कहाँ तक मूव कराना है? फोटो सिस्टम 1 तक। इसके लिए एक और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर की ज़रूरत होती है, लेकिन ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है ये एक पोलर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। देखो, जितनी भी चीज़ें मेम्ब्रेन के अंदर लोकेटेड होंगी, जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर मेम्ब्रेन के अंदर लोकेटेड हैं, वो सारे के सारे कैसे होंगे? नॉन पोलर, क्योंकि मेम्ब्रेन खुद नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर के अंदर में नॉन पोलर ईजिली बैठा रहता है। लेकिन ये जो प्लास्टोसाइनिन है, जिसको हमने PC से लिखा है, PC, जिसको हम बोलेंगे प्लास्टोसाइनिन, इसके अंदर कॉपर कंटेनिंग कॉपर एटम प्रेजेंट होता है, कैरियर। ये एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मोबाइल होने के साथ में वो पोलर, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। और इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ मूव कराता है? साइटोक्रोम B6F से फोटो सिस्टम 1 तक मूव कराता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया जाता है इसको, और ये इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाता है और पहुंचा देता है प्लास्टोसाइनिन यहाँ तक, फोटो सिस्टम 700 P700 तक इसको पहुंचा देता है। ध्यान से देखना, तो प्लास्टोसाइनिन की जो लोकेशन है वो मेम्ब्रेन से चिपका रहता है, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन से, वो भी किस साइड पे? ल्यूमन साइड पे। जो ल्यूमन साइड है ना, उस तरफ से चिपका रहता है। अब लाइट आकर के इसके ऊपर भी फॉल करेगी। जब लाइट इसके ऊपर भी फॉल करेगी तो इसका इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद में ये डोनेट कर दिया जाता है प्राइमरी एक्सेप्टर FRS, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, जो फोटो सिस्टम 2 का प्राइमरी एक्सेप्टर है। FRS को फर्दर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है फेरोडॉक्सिन FD, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस से किसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, फेरोडॉक्सिन या फिर FD। जो फेरोडॉक्सिन है ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में, FNR एंजाइम, यहाँ पर एक एंजाइम लोकेटेड होता है ग्रेना थैलाकॉइड के बाहरी साइड पे, मतलब स्ट्रोमा साइड पे, वो भी ग्रेना थैलाकॉइड के स्ट्रोमा साइड पे एक एंजाइम लोकेटेड होता है जिसका नाम है FNR। ये जो FNR एंजाइम है इसका फुल फॉर्म है फ्लेविन NADPH2 रिडक्टेज एंजाइम, जो फुल फॉर्म है इसकी दैट इज फ्लेविन NADPH2 रिडक्टेज एंजाइम। इस एंजाइम की मदद से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है NADP पॉजिटिव को, NADP पॉजिटिव को। 2 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से मिल जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में ये 2 प्रोटॉन यहाँ से उठा लेता है स्ट्रोमा से और कन्वर्ट हो जाता है NADPH2 में, रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया था फोटो सिस्टम रिएक्शन सेंटर P680 से, वो फाइनली कहाँ पर पहुँच गया, NADP पॉजिटिव के पास में। इस तरह से NADP पॉजिटिव इस पूरी चेन में एक फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है ना। जब फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह ये काम करता है तो उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन तो मूव कर गया, लेकिन इस चेन को वापस चलाने के लिए हमें एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, हमें नए इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है जो फोटो सिस्टम P680 रिएक्शन सेंटर से बाहर निकले। लेकिन जो नए इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं इस सिस्टम में वो कहाँ से आते हैं, उसके लिए हमारे पास एक और सिस्टम होता है, प्लांट्स के पास एक और सिस्टम होता है जो फोटो सिस्टम 2 के साथ में एसोसिएटेड रहता है, ल्यूमन तरफ पे, अंदर तरफ पे लगा रहता है, और इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो ये जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स है OEC कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या फिर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, इसी का दूसरा नाम होता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। ये जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है ये लाइट की प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है। जब भी लाइट की प्रेजेंस होती है तभी उसी कंडीशन में ये क्या होता है, एक्टिवेट। जब ये OEC मॉलिक्यूल एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, वाटर का फोटोलिसिस, वाटर को ब्रेक डाउन करके उसको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में डिवाइड कर देता है। जैसे यहाँ पे अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को देखें तो वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करके 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे इसको हाफ मॉलिक्यूल कर दिया। ये चीज़ें ये क्रिएट कर देगा। इसको बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, क्योंकि ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन परफॉर्म कराता है। अब जो 3 कंपोनेंट्स बने हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रॉन इवॉल्व कराने के लिए इसको 3 आयंस की ज़रूरत पड़ती है, मैंगनीज, कैल्शियम एंड क्लोराइड। तो अपनी एक्टिविटी के लिए, अपने फंक्शन के लिए जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है वो टोटल 3 आयंस की मदद लेता है, मैंगनीज, कैल्शियम और क्लोराइड। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है P680 को, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था, फाइनल एक्सेप्टर तक पहुंच गया था, उसको वापस से रिप्लेनिश कर देता है इलेक्ट्रॉन इसको पहुंचाकर। जो ये ऑक्सीजन निकला है, ये वाला ऑक्सीजन, ये बाई प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, बाई प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। अगर तुम्हें याद हो, फोटोसिंथेसिस की स्टार्टिंग रिएक्शन में हमने बताया था कि जितना भी ऑक्सीजन प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान निकालते हैं वो वाटर से रिमूव होता है। तो यहाँ पर हमें प्रूफ भी मिल गया कि यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहा है। प्रोटॉन का क्या होता है ये हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। मतलब यहाँ पर हमने बताया था कि जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था वो कौन था, NADP पॉजिटिव। पर जो फाइनल इलेक्ट्रॉन डोनर है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है दैट इज NADP पॉजिटिव,
और जो डोनर है दैट इज वाटर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो कौन है? वाटर मॉलिक्यूल डोनर की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन मूवमेंट किस तरह से होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो समझ लिया। अब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कराना तो हमारा मेन फंक्शन नहीं था। हमारा मेन फंक्शन क्या था? प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना। प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पर कैसे बनाएंगे हम? जब हमारे ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा और स्ट्रोमा के अंदर में रिलेटिव प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए। तो हमें प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बढ़ाना है या फिर यहाँ पे कम करना है। अब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के दौरान कितनी ऐसी जगह हैं जहाँ से प्रोटॉन मूव करता है या फिर प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने में मदद होती है, एक बार उसको समझते हैं। सबसे पहली जगह है हमारा फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर के दौरान जो प्रोटॉन प्रोड्यूस हो रहा है वो किस तरफ प्रोड्यूस हो रहा है? ल्यूमन की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब ये जो प्रोटॉन है वो ल्यूमन में ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन डायरेक्टली थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन प्रोटॉन के लिए इम्परमिएबल होती है। इसका मतलब प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी। ये पहली जगह है जहाँ से प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। दूसरी जगह ध्यान से देखो तो ये जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की एनर्जी को यूज़ करता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जहाँ पर भी होता है तो वहाँ एक इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ करते हुए ये प्रोटॉन्स को इधर से इधर अगेंस्ट द ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पंप कर रहा होता है। कौन पंप कर रहा होता है? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करने लगता है? एक पंप की तरह बिहेव कर रहा होता है, प्रोटॉन पंप की तरह बिहेव कर रहा होता है। और इस प्रोटॉन पंप का काम है स्ट्रोमा साइड से प्रोटॉन को उठा करके ल्यूमन साइड में भेजते जाना। तो ये दूसरी ऐसी जगह है जहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है। तीसरा जो ग्रेडियंट बनने का काम है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP पॉजिटिव की मदद से होता है। देखो ग्रेडियंट दो तरीके से बन सकता है, या तो हम ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा ही रहे या तो इसको बढ़ा दें, या फिर किसी तरह से स्ट्रोमा के अंदर में प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दें। ये कैसे कम होगा? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो NADP पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से लेता ही है, लेकिन स्ट्रोमा से दो प्रोटॉन भी उठाता है और दोनों को कंबाइन करके क्या बना देता है? NADPH2। इसका मतलब ये दो प्रोटॉन को फिक्स कर देता है, उसको स्ट्रोमा से रिमूव कर देता है। स्ट्रोमा से प्रोटॉन का कम होना ये भी हमारा तीसरी लोकेशन है जहाँ पर ग्रेडियंट बनने में हेल्प होती है। तो ग्रेडियंट तीन जगह पर बनता है: फोटोलिसिस ऑफ वाटर, पंपिंग ऑफ वाटर थ्रू प्रोटॉन पंप साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, और लास्ट इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP पॉजिटिव। इन तीनों एक्टिविटी की वजह से कुछ देर में ऐसा होता है कि ल्यूमन के अंदर में प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ती जाती है। अगर हम यहाँ पर एक ल्यूमन बना लें, यहाँ पर अगर हम एक ल्यूमन बना लें तो इसके अंदर में प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ती हुई जाएगी, जबकि बाहर की साइड प्रोटॉन रिलेटिव कंसंट्रेशन उसकी कम होती जाएगी। अगर हम इसको थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन मान लें तो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन प्रोटॉन को डायरेक्टली तो अलाउ करेगी नहीं मूवमेंट करने के लिए, जिसकी वजह से एक ग्रेडियंट बन जाएगा जिसमें अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन की वजह से और नेगेटिव बाहर की तरफ। तो ग्रेडियंट की डायरेक्शन क्या होगी? ज़्यादा से कम की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ। इसको कई बार प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स की जगह pH कंसंट्रेशन में भी देते हैं। आपको मालूम होगा जहाँ जहाँ ऐसे H पॉजिटिव आयन बढ़ते हैं वहाँ का pH डिक्रीज हो जाता है। तो ल्यूमन का pH सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, जो इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट अंदर की तरफ बना है। अच्छा, ये जो ग्रेडियंट बना है ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की वजह से बन रहा है। जो ग्रेडियंट बन रहा है यहाँ पर ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा हो रहा है? नॉन साइक्लिक। पर हमेशा ज़रूरी नहीं है कि नॉन साइक्लिक में ही सिर्फ प्रोटॉन ग्रेडियंट बने। कई बार ये फेरोडॉक्सिन डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र कर देता है? प्लास्टोक्विनोन की। तो अगर ये वाला डायरेक्शन में ऑपरेट कर रहा है इसका मतलब ये क्या चल रहा है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और उसके थ्रू केमियोस्मोसिस चल रहा है। ठीक है, तो दोनों तरह का केमियोस्मोसिस हमें पढ़ना है, समझना है। अब जो ग्रेडियंट बना है
ग्रेडियंट के अंदर में क्या स्टोर्ड होगी? एनर्जी स्टोर्ड होगी। ग्रेडियंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टोर्ड एनर्जी। इस ग्रेडियंट से हमें एनर्जी को बाहर निकालना है। ग्रेडियंट से एनर्जी को बाहर निकालने का जो मतलब होता है वो क्या होता है पता है? ग्रेडियंट को ब्रेक करना। ग्रेडियंट को ब्रेक करना। और ग्रेडियंट कब ब्रेक होता है? जब ग्रेडियंट में चीज़ों का मूवमेंट अलोंग द ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट ब्रेक का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग द ग्रेडियंट। जिस डायरेक्शन में ग्रेडियंट प्रेजेंट है अगर उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो उसी को बोलते हैं ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन। अब ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन के लिए हमारे पास में एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम है एटीपी सिंथेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये पूरा एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं एटीपी सिंथेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे लिख ही देते हैं एटीपी सिंथेज। इस एटीपी सिंथेज के टोटल ध्यान से देखो तो 2 पार्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे, CF नॉड एंड CF1। ये जो CF नॉड पार्ट है दैट इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट, मतलब मेम्ब्रेन को क्रॉस कराने के लिए ये हेल्पफुल होता है। क्या चीज क्रॉस करती है इससे? प्रोटॉन। प्रोटॉन इससे क्रॉस करके इस तरफ जाते हैं थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्योंकि यहाँ पे ग्रेडियंट तो पहले से प्रेजेंट है तो एनर्जी तो लगेगी नहीं, पैसिव मूवमेंट होगा। लेकिन पैसिव मूवमेंट में जब भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है तो उसको कौन सा डिफ्यूजन बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन CF नॉड कॉम्पोनेंट से होता है तो जो दूसरा कॉम्पोनेंट है जिसका नाम है एंजाइमेटिक पार्ट, जो CF1 पार्ट है दिस इज अ एंजाइमेटिक पार्ट। तो ये जो एंजाइमेटिक पार्ट है ये एक्टिवेट हो जाता है। ये एक्टिवेट हो जाता है बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ CF नॉड। जब CF नॉड से बहुत सारे प्रोटॉन मूव करते हैं तो CF नॉड यहाँ पे बहुत तेज़ी से रोटेट करता है, जिसकी वजह से CF1 का कन्फर्मेशन चेंज होता है। कन्फर्मेशन चेंज होने की वजह से ये एक्टिवेट हो जाता है और जैसे ही ये एक्टिवेट होता है तो ये ATP सिंथेसिस स्टार्ट कर देता है। मतलब ADP के थ्रू जोड़ के इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ के उसको कन्वर्ट कर देता है, ATP में कन्वर्ट करने लगता है। तो यहाँ पे हमारे पास ADP से क्या बनने लगते हैं? ATP। इसी को बोलते हैं केमी ऑस्मोसिस। हमने ग्रेडियंट को ब्रेक किया और ग्रेडियंट को ब्रेक करने के बाद जो एनर्जी निकली उसको ATP की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हो गया हमारा किस तरह से हम लाइट रिएक्शन के दौरान ATP का सिंथेसिस करते हैं, NADPH2 का सिंथेसिस करते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही होता है, और वाटर का सिंथेसिस करते हैं जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर से निकलता है। सो अगर ध्यान से देखें अब हम यहाँ पर तो फोटोकेमिकल फेज या फिर अगर हम लाइट रिएक्शन की बात करें, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन की बात करें तो केमी ऑस्मोसिस के बाद हमें यहाँ पे ATP मिल चुका है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से NADPH2 मिल चुका है और एक बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन मिल चुका है जो प्लांट के किसी काम का नहीं होता, ये बाहर प्लांट की बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। जो ATP और NADPH2 हैं दीज आर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल। ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा और ये रिड्यूसिंग एजेंट है जो आगे चल करके शुगर का रिडक्शन करवाएगा, CO2 का रिडक्शन करवाएगा ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन C3 साइकिल। तो ये अब फोटोकेमिकल फेज का काम खत्म। नेक्स्ट चीज जो टॉपिक आता है दैट इज डार्क रिएक्शन बायोसिंथेटिक फेज।